morning class. Good morning everyone. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranokar, the faculty of physics. Today I will discuss about the use of dimension. In previous class I discuss about the dimension. I discuss about dimension and some example I express. तो पिछले क्लास में हम जो डायमेंशन पढ़े थे उस डायमेंशन को आगे बढ़ाते हैं. डायमेंशन का कुछ एग्जाम्पल हम दिए भी थे आपको, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है. कुछ डायमेंशन का और भी हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी और प्रॉब्लम करने वाले हैं. उससे पहले डायमेंशन का क्या यूज है वो जान लेते हैं, तो हमको और भी क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायमेंशन के यूज के हिसाब से हम लोग करेंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का आज क्लियर हो जाएगा. तो डायमेंशन का क्या क्या यूज है? तो डायमेंशन का यूज है कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन. एक क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन. और दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट. तीसरा क्या है? रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी. ये तीनों का मतलब क्या है? क्या कहता है ये तीन बात क्या कहता है? पहला बात कहता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एनी इक्वेशन. होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का क्या मतलब है डायमेंशन में इक्वेशन का? होमोजेनिटी का मतलब है कि इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? LHS और क्या होता है? RHS होता है. तो LHS RHS किसी भी इक्वेशन का क्या होता है? बराबर होता है. इक्वलिटी इक्वेशन का अनइक्वलिटी इक्वेशन का बराबर नहीं होता है. तो यहां हम जब डायमेंशन का बात करेंगे ना तो इक्वलिटी इक्वेशन का बात करेंगे. कैसा बात करेंगे? इक्वलिटी वाला इक्वेशन का बात करेंगे. तो उस इक्वेशन में क्या होगा? LHS RHS होगा. तो होमोजेनिटी क्या कहता है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एनी इक्वेशन कहता है कि किसी भी इक्वेशन का LHS जो है उसका डायमेंशन सेम होगा उस इक्वेशन के RHS के डायमेंशन से. क्या होगा? उस इक्वेशन के RHS के डायमेंशन से. एग्जांपल देखेंगे. मतलब कि जैसे कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे. जैसे मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है. मान लीजिए एक इक्वेशन है f = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्या है? f = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है. तो इस पॉइंट का मतलब कहता है कि फोर्स, ये फोर्स है मान लेते हैं, और ये इक्वेशन के टर्म में है. वेयर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. तो फोर्स ये कहता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन कि जो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी, तो उस इक्वेशन का जो LHS का जो डायमेंशन होगा, LHS का डायमेंशन जो होगा वो RHS में जो पार्ट है उसके डायमेंशन के बराबर होगा. कि जैसा ही हो, सेम डायमेंशन का होगा. क्या होगा? सेम डायमेंशन का होगा. RHS का जो डायमेंशन है वो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. क्लियर है? अब देखिए, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा. ये चीज समझने वाली बात है. क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या कितने टर्म है? यहाँ पे है एक टर्म. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ML P-2. क्लियर है? क्या होता है? निकाल के देखिए क्या होता है. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का क्या होता है? m kg m और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर का क्या लिखेंगे? l. मीटर का क्या लिखेंगे? l. और सेकंड का क्या लिखेंगे? t स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? mL-T-2 फोर्स का. जब भी कभी भी किसी भी क्वांटिटी का डाउट हो तो
साइड में हम लोग तुरंत बनाएंगे उसका डायमेंशन, डाउट फील होने लगे तो f का क्या होगा mn t माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट, क्या है 3 पार्ट, एक है ax स्क्वायर, एक क्या है bx स्क्वायर, एक क्या है c, where x in meter and a b c are कांस्टेंट, क्या है a b c are कांस्टेंट, क्लियर है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बात मेरा, होमोजेनिटी में यही बात आता है कि यहां कितने टर्म हैं, हमारा टर्म है 1, एक है 1, दूसरा तीसरा, 3 टर्म इसमें ऐड है और इधर क्या है एक ही टर्म है। तो ये जो ax स्क्वायर हमारा है यहां पे, एक bx जो है और एक c जो है, ये तीनों का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। यानी कि जो फोर्स का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा, ax स्क्वायर का, वही डायमेंशन क्या होगा bx का, और वही डायमेंशन क्या होगा c का। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंट डायमेंशन हो जाएगा तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा अनइक्वल। क्योंकि जैसे तो देखिए क्या है कि यहां पे मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी का डायमेंशन लेंगे, इसका एक्सीलरेशन का लेंगे, इसका फोर्स का लेंगे, तो क्या हो जाएगा तीनों डिफरेंट चीज हो जाएगा। इसलिए तीनों जब ऐड हुआ है तो तीनों का जो डायमेंशन होगा वो ये भी फोर्स का डायमेंशन होगा, ये भी फोर्स का डायमेंशन होगा, ये भी फोर्स का डायमेंशन होगा, तभी तो क्या होगा 3f मान लेते हैं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यदि वो सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, कोई भी चीज करें तो क्या होगा होमोजेनिटी फॉलो करना चाहिए। तो कैसे क्या क्या होगा, a का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन क्या होगा, c का डायमेंशन क्या होगा होमोजेनिटी में। एक क्वेश्चन भी यहां पर हो जाएगा और समझ भी लेंगे। तो देखते हैं क्या देख रहे थे कि f इजिकल टू क्या दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर है। x क्या है x इन मीटर, a b c क्या है r कांस्टेंट। तो हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c, तीनों का डायमेंशन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम आईआईटी जेईई के लिए करवाएंगे, नीट के लिए का भी करवाएंगे, सारा करवाएंगे, एकदम बेस्ट क्वेश्चन। देखिए f का क्या लिखे थे ml t माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, x स्क्वायर का डायमेंशन क्या है मीटर में है तो a स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस b l c। अब ध्यान ये रखना है कि ये भी क्या है फोर्स का है, ये भी क्या है फोर्स का है, ये भी क्या है फोर्स का है। तो c का डायमेंशन, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा a l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m l t माइनस 2। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, यानी m l माइनस 1 t माइनस 2, क्लियर है। ये हो गया हमारा a का डायमेंशन। क्योंकि जब a का डायमेंशन ये है, a का डायमेंशन क्या है हमारा ये है, ध्यान ये टर्म देखिएगा, ये टर्म को हम यहाँ बता रहे हैं आपको फिर से, ये टर्म क्या है a l स्क्वायर, और a का डायमेंशन क्या निकाले हैं m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा m l t माइनस 2, और ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशन है फोर्स का, समझ गए। तो यही चीज हम लोगों को आगे भी करना है। क्या करना है अब देखिए, अब हम लोग b का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, b का डायमेंशन निकालेंगे। अब ऐसे देखिए क्या है ये टर्म है b इंटू एल, ये किसके डायमेंशन के बराबर है, इसके डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन, यानी फोर्स का डायमेंशन क्या है m l t माइनस 2। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l, यानी क्या हो जाएगा m l 0 t माइनस 2, ये हो जाएगा b का डायमेंशन।
और सी का किसके बराबर हो जाएगा, सीधे फोर्स के बराबर। तो सी का डायमेंशन क्या लिखेंगे, सी का डायमेंशन लिखेंगे ML_T-2, यानी कि डायमेंशन का यूज क्या है, डायमेंशन का पहला यूज है इक्वेशन को होमोजीनेशन करता है। क्या करता है, होमोजीनेट होगा, होमोजीनेशन होगा इक्वेशन का। अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर क्या देखते हैं, 2 देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए 1 मिनट में। दूसरा क्या था, दूसरा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। डायमेंशन का यूज हम लोग करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। हम लोग जो इंटरनेशनली यूज करते हैं, इंटरनेशनली यूज करते हैं जो ऐसा यूनिट, वो यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है। और वो कौन दिया हम लोगों को, वो हम लोगों को दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, CGPN दिया। 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक अपना ऐसा यूनिट होना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी कोई भी जो यूनिट था उसको तो यूनिट दिया गया हो, तो वैसे बहुत सारे यूनिट थे। जैसे जो ऐसा यूनिट के साथ साथ जो यूनिट है, ऐसा यूनिट के साथ साथ जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, MKS, CGS, FPS, इस तरह का भी यूनिट कहीं कहीं यूज होता है। ये इंग्लैंड में यूज होता है, इसको ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, ग्राम सेकेंड। उसी तरह से ये सारे भी एक यूनिट हैं, प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में एक यूनिट है। तो इसी यूनिट को जानते हैं, इसी यूनिट का कन्वर्जन करते हैं ऐसा यूनिट के साथ। यही डायमेंशन का यूज है। दूसरा यूज क्या है, यूनिट को कन्वर्जन करता है। क्या करता है, यूनिट को कन्वर्जन करता है। यानी कि कोई भी यदि ऐसा यूनिट में है तो उसको यदि हमको CGS में लाना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका फैक्टर क्या होगा, ये चीज हम लोगों को जानना है। ये दूसरे में, ठीक है। तो हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मान लेते हैं, देखिए एक प्रेशर है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल, ठीक है। क्या होता है, पास्कल। अब देखिए प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML_T-2। एरिया का क्या होता है, L²। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा M-1T-2। क्लियर है। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये प्रेशर का होगा। क्लियर है। यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, ठीक है। अब पास्कल मतलब फोर्स, फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रियल यूनिट तो यही है। उसके बाद एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या होता है, kg पर मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? प्रेशर का ऐसा यूनिट, ठीक है। यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको यदि सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? सीजीएस, ठीक है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। जी मतलब ग्राम और सी मतलब सेंटीमीटर। तो 1 पास्कल का वैल्यू 1 kg पर मीटर स्क्वायर आ रहा है एसआई यूनिट में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, किसमें? हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? 1 इंटू केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को सेकेंड में ही लिखेंगे, यानी कि 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब हम प्रेशर का ऐसा यूनिट में यूज करते हैं तो क्या आता है? 1 पास्कल। क्या आता है? 1 पास्कल। लेकिन जब उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए। सीजीएस में आ जाएगा 10। तो कन्वर्जन समझ रहे हैं? कन्वर्जन होता है इसी को कन्वर्जन कहते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। थर्ड पार्ट देखते हैं। मतलब कि क्या लिखेंगे? 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड पार्ट देखेंगे। आज हम कम से कम 10 से क्वेश्चन ऊपर करवाने वाले हैं डायमेंशन का, और बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम पिछले लेक्चर के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम पीडीएफ भेजे थे आपको, उसका क्वेश्चन जो है वो हम दिए थे बनाने के लिए। कुछ स्टूडेंट बना करके हमको भेजे हैं और कुछ लोग नहीं बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में जो थर्ड पॉइंट है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्या डिस्कस करेंगे? डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन जब एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वो डायमेंशन का यूज करके हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, ये बॉल है, ये मान लेते हैं ये है, और ये एक स्ट्रिंग में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक स्ट्रिंग में लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग में एक बॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्ट्रिंग में बॉल लगा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग में जो बॉल लगा हुआ है उसका मास क्या है? m है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का क्या है? लेंथ क्या है? n है। और एक चीज और क्या लगेगा? एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी पे, चाहे वो फ्री फॉल हो रहा हो या लटका हुआ हो या रखा हुआ भी हो यहाँ पे, तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। कैसे? देखिए, फ्री फॉल होने का कारण, ये चीज के बारे में जो फ्री फॉल है, फ्री फॉलिंग गैलीलियो लॉ, इसका हम लोग जब चैप्टर रेस्ट एंड मोशन शुरू करेंगे, रेस्ट एंड मोशन 1 डायमेंशन, उसमें हम आप लोग को ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे हम लोग निकालते हैं हर सेकंड जब चेंज करता है। तो इतना फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है ना कि एकदम चुटकी बजाते हुए सारा क्वेश्चन बनता है।
और ऐसा ऐसा ट्रिक है फिजिक्स में जो आपको हम बताएंगे, वो आप कभी समझ नहीं पाइएगा कि हमको इतना आसानी से फिल करा करके क्वेश्चन कोई बताएगा। फीलिंग के साथ, प्रैक्टिकल के साथ ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा फिजिक्स में जो यहाँ वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप नया नया ट्रिक सीखेंगे फिजिक्स की इस क्लास में जो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि डायमेंशन का जो यूज है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में यूज होता है। क्या होता है? डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो कंसीडर कीजिए, एक कंसीडर है बॉल कंसीडर कीजिए जिसका मास m है और ये एक स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है और इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? l है और नीचे की तरफ क्या लगा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कह रहा है कि जो ये सिंपल पेंडुलम जो लगा हुआ रहता है वॉच में, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का रिलेशन हम लोग कैसे क्या पढ़ते हैं? टाइम पीरियड जो पढ़ते हैं वो t इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? 2 पाई रूट अंडर l बाई g पढ़ते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कैसे आता है ये डिसाइड हम लोग डायमेंशन से करेंगे। कैसे करेंगे? डायमेंशन से करेंगे डिसाइड कि t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई g कैसे आता है। ठीक है, देखिए तो एक रिलेशन है, क्या है? मान लेते हैं रिलेशन क्या है? t इज इक्वल टू टाइम पीरियड किस पे मान लेते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, मास पे और g पे। First of all, I consider the time period of the bob is depend upon length of string, mass of the bob and acceleration due to gravity. First of all, we consider the time period of ball is depend upon these. तो टाइम पीरियड का रिलेशन जो ये तीनों है, लेंथ है, मास है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन तीनों का रिलेशन हम लिखते हैं। देखिएगा, एक लेते हैं कि एक कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद l के पावर a, g के पावर b, सॉरी आसान रहेगा, m के पावर b और g के पावर c। ये रिलेशन हम लोग एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? एक्वायर कंसीडर करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान क्या है? l क्या है? लेंथ है। m क्या है? मास है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? टाइम है। अब तीनों का डायमेंशन लिखेंगे। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? ये लेंथ है। टाइम का क्या होता है? t, केवल t ही होता है। k। l का क्या होता है? लेंथ का केवल लेंथ ही होता है, तो इसका भी l लिखेंगे। l के पावर a, m के पावर b और g क्या है? g क्या है? एक्सेलरेशन। g क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी l t माइनस 2 क्या होता है? l t माइनस 2 का पावर c, l t माइनस 2 का पावर c। यहां तक क्लियर है? अब हम सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे, l को एक साथ, t को एक साथ, m को एक साथ। इधर क्या लिख सकते हैं? m0 l0 t1। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं? k इंटू l। l का पावर कितना है? यहाँ पे देखिएगा, l क्या है? a और यहाँ एक l है, a के पावर l के पावर c, तो क्या लिखेंगे? a प्लस c। क्लियर है? m के पावर क्या लिखेंगे? b। क्या लिखेंगे? m के पावर b और m कहीं नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे? t। t कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ है, यानी क्या लिखेंगे? t के पावर माइनस 2c। क्लियर है? इसको अरेंज करेंगे, क्या होगा? m0 l0 t1 इज इक्वल टू k इंटू l m0 l a प्लस mb, सॉरी mb l a प्लस c और t माइनस 2c। क्या हो जाएगा? माइनस 2c। अब देखिए, दोनों को कंपेयर करेंगे। पिछला बात बताए थे, क्या बताए थे? जब कोई भी इक्वेशन हो तो क्या करता है? होमोजेनिटी करता है। तो m के साथ m का रिलेशन क्या हो जाएगा?
m के पावर b इज इक्वल टू m के पावर 0। दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? m के पावर 0 इज इक्वल टू m के पावर a प्लस c। m के पावर 0 इज इक्वल टू m के पावर a प्लस c, यानी a प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए t के पावर 1 इज इक्वल टू t के पावर माइनस 2c। ठीक है, t के पावर 1 इज इक्वल टू t के पावर माइनस 2c। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए। मेरा केवल इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा ये, इससे हम a b c का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाते हैं। क्या क्या हमारा आया था, देखिएगा b इज इक्वल टू क्या आया है, 0। a प्लस c इज इक्वल टू क्या आया है, 0। और क्या आया है, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू माइनस 1/2। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहां पे पुट करेंगे c का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या आया, माइनस 1/2। ये तीनों आ गया हमारा a b c। अब हम लोग का रिलेशन क्या था, रिलेशन था t इज इक्वल टू k l के पावर a m के पावर b और g के पावर c। क्या था, g के पावर c। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। l के पावर a, l के पावर a, k इज इक्वल टू l के पावर क्या है, l के पावर हाफ, l के पावर 1/2, m के पावर b क्या है, b है 0 और g के पावर c, g के पावर c है, c का पावर क्या है, माइनस 1/2। और किसी भी पावर का जब 0 हो जाता है किसी चीज का पावर, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू k l 1/2 इंटू g 1/2 और ये 1 हो जाएगा। 1 में किसी चीज से गुना करते हैं तो क्या होता है, सेम ही आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो क्या लिखेंगे, k इंटू रूट l डिवाइडेड बाई रूट g, यानी क्या लिखेंगे, k रूट अंडर l/g। क्या आ जाएगा, तो हमारा t क्या आया, t इज इक्वल टू आया k रूट अंडर l/g। क्लियर है, यानी टाइम पीरियड हमारा क्या आया, t इज इक्वल टू k इंटू रूट अंडर l/g। सबसे पहले हम लोग क्या सपोज किए थे, सबसे पहले हम लोग सपोज किए थे कि ये एक बॉब है। इस बॉब का क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ l है, इसका मास m है और इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। क्या चीज माने थे, क्या क्या माने थे लेंथ, एक मास, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिलेशन क्या आया, t इज इक्वल टू k इंटू रूट अंडर l/g, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम जो ऐसे चेन में मूव करता है उसका टाइम पीरियड जो है वो किसके पे डिपेंड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यही दो चीज पे डिपेंडेंट है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू l एंड g। क्या है, क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ बॉब, टाइम पीरियड ऑफ बॉब इज proportional to square root of the length of string and inversely proportional to, क्या, inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, क्या है, and inversely proportional to a square root of
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किसी भी ऐसे चेन में कोई भी बॉडी जब पेंडुलम मूव करते रहती है इधर से उधर, तो उसके वो दो ही चीज पे डिपेंड करता है। क्या चीज पे? एक स्क्वायर रूट ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं? एम लिए थे, यानी कि वो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ एक चीज और भी, एक ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ बॉब डिपेंड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ये भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। क्या आ सकता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉड। तो क्या लिख सकते हैं? एक चीज और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। ये भी बात आ सकता है। क्या आ सकता है? ये भी बात आ सकता है हमारा। क्या आ सकता है? पॉइंट नंबर 2 क्या आ सकता है कि टाइम पीरियड of the bob is independent to the mass of the bob। क्लियर है? तो आज जो है वो डायमेंशन का थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डायमेंशन का करते हैं। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दिए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। 5, 7, 10 जो भी बनता है हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज जो है हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन लाए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा, कुछ जो बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन है वो चुनिंदा क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो आपको होमवर्क में और दिया जाएगा। जो नहीं बनेगा उसका हम सोल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, या यूट्यूब के जो चैनल है उस चैनल के नीचे लिंक जो रहता है उस लिंक में नोट्स का भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन हम लोग करते हैं डायमेंशन का। तो क्या क्या हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी है? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। उसके बाद दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तीसरा है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। चौथा है द गैस कांस्टेंट, पांचवा है लैटेंट हीट, उसके बाद है आपका टॉर्क, उसके बाद है कैपेसिटेंस, उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी, लास्ट थर्मल
कंडक्टिविटी के ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले इतना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था थर्मल कंडक्टिविटी में, इसको कंप्लीट आज पक्का करें यहां तक। तो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के लिए तो कोई भी जब हम लोग को डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन के लिए उसका क्या होना चाहिए, एक इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन के लिए वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे, F इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को दिए थे उसमें हिंट भी दिए थे। तो F क्या होता है, फोर्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, Q और Q क्या है, Q1 Q2 चार्ज है, और R क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। ठीक है, या डिस्टेंस दोनों के बीच में, दो चार्ज के बीच में क्या है, सॉरी डिस्टेंस है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F का क्या होता है, mLT-2 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो क्या होता है 1/ε0 इनटू क्या क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT। पीछे बार भी बताए थे, क्या बताए थे, Q इक्वल टू IT। तो यहाँ क्या है, Q इनटू Q स्क्वायर यानी कि I इनटू T का स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस यानी लेंथ का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। इसको अब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I को क्या लिखते हैं, A T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, और ये भी केस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, mLT-2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा m-1। ठीक है, mL क्या हो जाएगा, L-3, 2 यहाँ 1 वहां यहाँ 3, और T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर यहाँ है और T-2 यहाँ है यानी T4 और A स्क्वायर। ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए F इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेम वही यहाँ मास पार्टिकल के लिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो क्या हो जाएगा, mLT-2 फोर्स का होता है, G का निकालना है, मास का क्या होता है, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा आपका mLT-2 इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा आपका m-1 L3 T-2। ये हो जाएगा G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा जो है क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C। तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू mc डेल्टा T। ये क्या है, ये है हीट मतलब एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट निकालते हैं फट से 1 मिनट में, mv²। मास, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ मीटर पर सेकंड, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, mL² T-2। ये हो जाएगा एनर्जी का। एनर्जी हीट क्या है, हीट एनर्जी है, तो इसका क्या हो जाएगा, mL² T-2 इज इक्वल टू मास है, मास क्या है, mc निकालना है हमको, और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोले तो केल्विन। तो क्या हो जाएगा, C का, ये दोनों को इधर ले आएंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL² T-2 डिवाइडेड बाय m और k
तो क्या हो जाएगा m0 L2 T-2 K-1, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब हम लोग निकालते हैं गैस कांस्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गैस कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट R, तो एक फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। क्या होता है PV बराबर nRT, ठीक है। तो P क्या है, P है प्रेशर, क्या है प्रेशर, और V क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है मोल, और ये क्या है गैस कांस्टेंट, और ये क्या है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर। तो हम लोग प्रेशर को क्या ले सकते हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है mLT-2 और एरिया का L2, यानी mL-1T-2। क्या लिखेंगे mL-1T-2, क्लियर है। वॉल्यूम का क्या होता है वॉल्यूम मीटर क्यूब, यानी कि L का क्यूब इजिकल टू m क्या होता है मोल इंटू R इंटू टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो हम लोग को क्या निकालना है R का, इधर दोनों बाकी इधर को कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R का हो जाएगा mL-1T-2 इंटू L³ डिवाइडेड बाई मोल केल्विन, मोल इंटू केल्विन। तो क्या हो जाएगा m L क्या हो जाएगा, यहाँ -1 है और यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा L² T-2 मोल का -1 A का -1, ये हो जाएगा आपको गैस कांस्टेंट का। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे आएगा लैटेंट हीट। बस 2 मिनट में हो जाएगा। लैटेंट हीट पांचवा क्या है लैटेंट हीट, फॉर्मूला क्या होता है Q = mL। L है हमारा लैटेंट हीट, m क्या है मास है, Q क्या है हीट है, क्या है हीट। हीट के लिए क्या बोले थे हीट के लिए क्या बोले थे एनर्जी। एनर्जी क्या है एनर्जी है mv², यानी कि m इंटू LT-2 का स्क्वायर, यानी mLT-1 तो क्या हो जाएगा mL² T-2 इजिकल टू mL। ये हमको निकालना है। L इजिकल टू क्या हो जाएगा लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट हो जाएगा तो m0 T² T-2, ये हो जाएगा लैटेंट हीट। अब हो गया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है अब हो गया 6 क्या हो गया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है टॉर्क इजिकल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है mL-T-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है L, डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या हो जाएगा mL² T-2। टॉर्क हो गया। कैपेसिटेंस और थर्मल कंडक्टिविटी, अब यही दो बचा है। तो कैपेसिटेंस का होता है कैपेसिटेंस का क्या होता है Q² / 2U। C इक्वल टू क्या होता है Q² / 2U। U है एनर्जी, Q क्या है Q है चार्ज। चार्ज क्या होता है I × T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय U। U है एनर्जी, क्या है mL² T-2। I क्या है A² T² mL² T-2। तो क्या हो जाएगा m-1 L-2 T4 A²। अब आपका लास्ट बचा थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बचा थर्मल कंडक्टिविटी। तो लास्ट क्या था थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है dQ/dt K, ये है थर्मल कंडक्टिविटी हमारा। क्या है थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू A डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो ये क्या है हीट है यानी एनर्जी है यानी mv², यानी कि m × L T-1 का होल स्क्वायर।
यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ये क्या है टाइम, टाइम क्या है टी इज इक्वल टू के इंटू एरिया क्या होता है एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी केल्विन डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा केल्विन के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल, ये एल इधर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी एल स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा एम, ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या एम एल टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री के माइनस वन। देखिए एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, एम बचा क्या एम एल, एक टी माइनस टू यहाँ और यहाँ से एक जाएगा माइनस थ्री और के ऊपर की तरफ जाएगा माइनस वन, यानी कि के का क्या आ गया के का आ गया हमारा एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये